निम्न में से कौन सा एक सरिता का पूर्ववर्ती प्रवाह नहीं है? पहले से प्रवाहित हो रही जलधारा, जैसे हम बात करें सिंधु काली सतलज, सिंधु काली सतलज होगी, तो यमुना है वो पूर्ववर्ती प्रवाह का उदाहरण नहीं है, बाकी सारे जो है वो सामने दिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी एस्टुरी का निर्माण करती है? देखो एस्टुरी है वो अरब सागर वाली, अ से एस्टुरी, अ से अरब सागर में गिरने वाली नदियों की हम बात करें तो ये आपकी नर्मदा होगी, तो यहाँ पर इसका आंसर ये हो गया, जो कि विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में। अब ये भी प्रश्न एग्जाम में आता है कि नर्मदा कहां से कहां, भाई विंध्याचल और सतपुड़ा, उत्तर में हो गया विंध्याचल, उत्तर में हो गया विंध्याचल और नीचे हो गया सतपुड़ा, और उनके बीच में चलती है कौन से, नर्मदा, और वो जाकर के अरब सागर में गिर जाती है, ठीक है। और बड़ौच गुजरात, वहां पर ये क्या निर्माण करती है, एस्टुरी का निर्माण अरब सागर में गिरने से पहले। एस्टुरी मतलब कई शाखाओं में नहीं बढ़ती है, बल्कि सीधी चली जाती है, और जो डेल्टा बनाती है वो कई सारी शाखाओं में बन जाती है। डेल्टा इस प्रकार होता है, जैसे मैथ में नहीं होता है, उसे कहते हैं। भारत में केवल सक्रिय ज्वालामुखी है वो आपका बैरन द्वीप है, हमने बात की थी। करेवा है वो आपके कश्मीर में पाया जाता है। 1500 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर हिमानी के मोटे निक्षेप, मिट्टी के जमाव की वजह से हिमालय क्षेत्र, जो कश्मीर क्षेत्र है, वहां पर जो केसर की खेती की जाती है, उसकी बात मैंने कही थी। निम्नलिखित अपवाह प्रतिरूप किसको दिखाता है? ये जो अपवाह प्रतिरूप है एक वृक्ष जैसा है ना, ये जो है आपका पादपाकार वृक्षाकार, ठीक है। नदी की मुख्य धारा में उसकी जब सहायक नदियां ऐसे जुड़ती है तो वो आपका इस प्रकार का वृक्षाकार जो है प्रतिरूप दिखाता है। अब इसमें देखो कृष्णा है, गोदावरी है ना, उत्तर भारत की नदियां जो समतल मैदानों में बहती है, मध्य गंगा का मैदान है, कृष्णा गोदावरी का मैदान है, उसको कहते हैं। निम्न में से कौन सा यहां पर सही सुमेलित नहीं है? दिए गए में सही सुमेलित कौन सा नहीं है? जैसे लातूर के अंदर जो है नदी बाढ़, नसरी है वो भूस्खलन के लिए जाना जाता है, लातूर भूकंप की वजह से, लातूर में भूकंप महाराष्ट्र के अंदर आया था तो आपको पता है ना, तो नसरी भूस्खलन के लिए, कांडला है वो आपके चक्रवाती तूफान के लिए, भुज भूकंप हो गया, लातूर है वो भूकंप के लिए होगा आपदा के अंदर, ठीक है। छोटी और तेज नदियां जो कि पश्चिमी घाट से निकल करके अरब सागर में जाकर मिलती है, वो किस प्रकार का उदाहरण देते हैं? जैसे नर्मदा और, हाँ जी, हाँ जी, नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती, हाँ, नर्मदा और ताप्ती की बात करें तो जो अरब सागर में मिलती है वो कैसा प्रवाह दिखाती है? तो ये आपके अरब सागर में जब गिरती है समानांतर अपवाह प्रतिरूप का उदाहरण है। कैसा है? समानांतर अपवाह प्रतिरूप का। इसमें कौन कौन सी नदियां हैं? आपका मांडवी, जुआरी, शरावती, भरतपूजा, पेरियार, काली, पंबा, गंगा वैली, ये सब छोटी छोटी नदियां हैं। नर्मदा और ताप्ती तो बड़ी है, वो भी इसके साथ आएगी, लेकिन वो बड़ी नदियां हैं, मैं छोटी की बात कर रहा हूँ। नर्मदा और ताप्ती तो बड़ी नदियां हैं, वो ये भी आएगी, लेकिन छोटी नदियों के बारे में जो कि समानांतर अपवाह दिखाती है उसके बारे में बताएगा। अब थोड़ा सा याद रखना कि पश्चिमी घाट में उत्तर से दक्षिण दर्रों का क्रम पूछा गया है। कितना प्यारा क्वेश्चन पूछा गया है। थाल घाट, बोर घाट, पाल घाट, टीबीपी, 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 ऐसे याद रखना है। टी है, फिर बी है और पी है, तो टीबीपी, ठीक है, टीबीपी। देखो मैं ये कोई क्वेश्चन ऐसे ही उठा के नहीं लगा, सारे पीवाई क्यू क्वेश्चन है, सीधे सीधे एग्जाम में आएंगे। तो मेरे भाई टीबीपी है, और टीबीपी ट्रिक अगर तुम्हें याद है ना, तो थाल घाट है, बी से भोर घाट है, थाल घाट है, भोर घाट है, और फिर पी से पाल घाट है, थार घाट, भोल घाट, पाल घाट। थाल घाट की बात करें तो मुंबई को नासिक से जोड़ता है, और मुंबई को नासिक से जोड़ता मतलब महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। भोर घाट मुंबई को पुणे से जोड़ता है, मुंबई को पुणे से जोड़ता है। ये इस बार पूछेंगे, देखो भोर घाट है तो मुंबई को पुणे से जोड़ता है, तो भोर है तो एमपी, भोर के आगे लिखो एमपी, मुंबई को पुणे से जोड़ता है। थोड़ा देखो, मैं ये नहीं चाहता कि मैं ऐसे ही पढ़ा के आगे चला जाऊं, मुझे पता है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। हाँ, डर रहा हूं कि कुछ फोटोज लगा दूंगा, इस क्लास से काफी हेल्प मिल जाएगी। बाकी यूट्यूब से तो 90% प्रूफ दूंगा, तो फिर तो भाई ये क्लास है 90%, इतना तो पॉसिबल नहीं होता है। ऐप से सारा, और यहाँ से लगभग तुम्हारे क्वेश्चन आधे या उससे ज्यादा तो मिला ही दूंगा, ठीक है। तो भोर घाट है तो मुंबई पुणे हो जाएगा, थाल घाट है तो मुंबई नासिक हो जाएगा। क्या मारवाड़ी में क्या, जो थारो मन है कहीं पढ़न रो, गुरुजी मारो मन तो को नहीं पड़े, लेकिन क्या करूं, 1 लाख रुपए का फोन दोगे आप मुझे? तो थारो याद रखना, थार घाट, थाल घाट, मुंबई से नासिक के बीच में, थारो मन है कि नहीं पड़े रहो, थोड़ा दिमाग में, ठीक है, सेट कर देना। बिल्कुल सब इंस्पेक्टर वाले पेपर में सबसे ज्यादा प्रूफ दूंगा बेटा, जीके वाले में है ना, चिंता ही मत करो। अभी डिप्टी जेलर का और ये जो हुए थे सब फर्स्ट ग्रेड का और आरएसपी का, इतने कठिन कठिन पेपर थे, उनमें भी दिए थे। तो थोड़ा इस बात को अच्छे से दिमाग में सेट कर लो। थाल घाट है मुंबई नासिक है, भोर घाट है तो मुंबई पुणे है, और दोनों में मुंबई मुंबई कॉमन है, ठीक है, ठीक है, नासिक और पुणे कर देना, ठीक है, ओके। पाल घाट है तो कोच्चि को कोयम्बटूर से, कोच्चि केरल हो गया, एक तरफ हो गया केरल, कोच्चि केरल, और कोयम्बटूर है तो इधर हो गया तमिलनाडु,
केरल को तमिलनाडु से, ठीक है भाई। तो केरल और तमिलनाडु की जो सीमा पर स्थित है वो पाल है, जो कोच्चि को, केरल के कोच्चि को तमिलनाडु के कोयम्बटूर से मिलाता है। अब इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दक्षिण से उत्तर पूछे तो पाल घाट, बोर घाट और थाल घाट कर देना। उत्तर से दक्षिण पूछा गया था तो थाल घाट, बोर घाट, पाल घाट हो गया। स्क्रीनशॉट तो ले लो, फिर ले लो स्क्रीनशॉट। देखो ये थोड़ा सा यहाँ पर जम्मू कश्मीर के निम्न हिमालय क्षेत्रों को समुद्र तल से ऊंचाई के हिसाब से आपको अवरोही क्रम में पूछा है कि आपको अवरोही क्रम से चुनना है। समुद्र तल से ऊंचाई के हिसाब से सबसे ज्यादा अवरोही क्रम में सबसे ज्यादा ऊंचाई से सबसे कम ऊंचाई है वो अवरोही ऊंचाई होगी। और आरोही होता तो कम से ज्यादा की ओर जाते तो आरोही हो जाता। अव का मतलब है आपको प्लस से माइनस की ओर चलना है, सबसे ज्यादा से सबसे कम की ओर चलना है। तो यहां पर जो काराकोरम है जम्मू कश्मीर के निम्न हिमालय क्षेत्र के अंदर, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कलजा, पीर, ठीक है, ये ऊंचाई का भी क्रम है और उत्तर से दक्षिण का भी क्रम है, ठीक है। भारत के किस भाग में दंडकारण्य क्षेत्र? अब दंडकारण्य भगवान श्री राम जी के संदर्भ में जब हम पढ़ते हैं रामायण काल के अंदर, उस समय भी देखते हैं दंडकारण्य जो क्षेत्र है वो उच्च भूमि है और पाठ में विभाजित है। भारत के छत्तीसगढ़ दक्षिण जो ये भाग है वो आपका दक्षिण पूर्वी भाग है। ये वाला जो क्षेत्र है दंडकारण्य क्षेत्र है, जहां पर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये वाला जो इलाका है वो दंडकारण्य के अंदर आता है, ठीक है, दंडकारण्य। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत के पठारी भाग को मालवा और दक्कन के पठार में विभाजित करती है? नदी जो पठारी भाग को मालवा और दक्कन के पठार में, नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी भारत के पठारी भाग को मालवा और दक्कन का पठार, मालवा का पठार मध्य प्रदेश, आप सबको पता है, हाड़ौती क्षेत्र से लगता है, उसकी हम बात करते हैं। और इस नर्मदा नदी का उद्गम है वो अमरकंटक पठार से होता है और ये आपके अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है। और उत्तर में विंध्यन और दक्षिण में सतपुड़ा, वी और एस के बीच में से होकर बहती है। निम्न में से कौन सा हिमालय में पर्वतीय मार्ग नहीं है? हिमालय का अंदर जो है पाल घाट है वो आपका दक्कन के अंदर, नीलगिरी और अन्नामलाई श्रेणियों के बीच में। आपको यह भी पूछा जा सकता है पाल घाट के संबंध में, जो कोच्चि और कोयम्बटूर के बीच में है। कोच्चि मतलब आपका केरल में और कोयम्बटूर तमिलनाडु के बीच में जो दर्रा है दक्कन भारत का। नीलगिरी की पहाड़ियां, नीलगिरी कहाँ है सर? देखो नीलगिरी की पहाड़ियों में हम बात करते हैं, मैं कुछ और मैप ऐड करके ये पीडीएफ भेजूंगा। ऐसा जीव रहा नहीं जाता है कि थोड़ी और मैप लगा दो, बच्चे बेचारे बैठे बैठे पढ़ेंगे आराम से। तो ये सारी चीजें एक साथ में, नीलगिरी और उधर आपका अन्नामलाई की, नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियों के बीच में कोच्चि को कोयम्बटूर से जोड़ता है। जैसे जैसे हम दक्षिण से उत्तर की ओर मैदान से हिमालय तक जाते हैं, तब हमें क्या देखने को मिलता है? मैदान से आप हिमालय की ओर जाओगे, इसका मतलब आपको हिमालय की पर्वत श्रेणियां देखने को मिलेगी। और हिमालय की पर्वत श्रेणियां वलित पर्वत यानी कि फोल्ड पड़े हुए, जिसके अंदर वलित कैसे होता है? ऐसे संपीड़न की वजह से, दो के बीच में जब टक्कर हो जाए ना तो ये वलन होता है, ऐसे बीच में संपीड़न, वलित पर्वत, ठीक है। हिमालय है, सुलेमान है, अराकान है, ये सब आपके कुनलुन है, ये सब वलित पर्वत श्रृंखला के उदाहरण है। सब मतलब हिमालय के अंदर जितने भी है वो वलन के उदाहरण है। भूगर्भीय दृष्टि से भारत की सबसे पुरानी चट्टानें कहां पाई जाती है? तो धारवाड़ चट्टानें जो है भारतीय आर्कियन क्रम के अंदर सबसे पुरानी चट्टानें है, जो कि आपके कर्नाटक में इसका सर्वाधिक विस्तार है। कर्नाटक के धारवाड़ क्षेत्र में भारत की सबसे पुरानी चट्टानें हैं, धारवाड़ चट्टानें, कर्नाटक के अंदर इसका विस्तार है, खनिज क्षेत्र के लिए संपन्न है, ठीक है। बॉमडिला दर्रा जो है वो भारत के किस क्षेत्र के अंदर है? बॉमडिला दर्रा है वो आपके अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। बाकी अन्य दर्रे हमने पढ़ चुके हैं। बाबा बुदान की पहाड़ियां, बहुत अच्छा प्रश्न है, पूछा जाता है, कई बार प्रश्न आता है और अच्छा प्रश्न है कि बाबा बुदान की पहाड़ियां जो कर्नाटक क्षेत्र के अंदर है, लोहे के अयस्क के लिए ना, आयरन ओर के लिए जाना जाता है। और ये कर्नाटक में लो अयस्क में आपका एक पूछा जाता है कर्नाटक क्षेत्र के अंदर, कि कर्नाटक के अंदर आपका कुद्रेमुख है, बेलारी है, हॉस्पेट है और चित्रदुर्ग है। ये वो जगह है जहां पर आपके लोह अयस्क आयरन ओर निकाला जाता है, कर्नाटक में बाबा बुदान की पहाड़ी। हिमालय के निम्नलिखित भाग में से कौन आपके पूर्व से पश्चिम दिशा में सबसे ज्यादा लंबा है? हिमालय की, हाँ जी, ये जो हिमालय का जो प्रादेशिक वर्गीकरण है, इसका भी मैं एक मैप लगा दूंगा, जिसमें नेपाल हिमालय की बात करें, जो काली से तीस्ता नदी के बीच में, तीस्ता आपके पूर्वी भारत की तरफ और काली और तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर लंबा है। ये हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण है, रीजनल क्लासिफिकेशन है, भौतिक भी होता है, प्रादेशिक भी होता है, अलग अलग है, ठीक है। तो हिमालय की सर्वोच्च चोटियां इसमें पाई जाती है। आपको याद रखना है कि जो आपका नेपाल हिमालय है, इसी में ही तो सर्वोच्च चोटियां पाई जाएगी, इसी में आपकी माउंट एवरेस्ट है, ठीक है, ये एवरेस्ट वगैरह सब कुछ हो जाती है। तो नेपाल हिमालय की बात हो रही है। जो प्रादेशिक विभाजन के अंदर सबसे ऊंचा जो है वो नेपाल वाला है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल के अंदर है, तो ये सबसे ऊंचा हो गया। लिखो, दक्षिण से उत्तर की ओर जब हिमालय श्रेणियों में आप एंटर करोगे तो कौन सा क्रम सही है?
साउथ से उत्तर की ओर जाओगे तो सबसे पहले शिवालिक आएगा, शिवालिक के बाद में लघु हिमालय आता है, लघु हिमालय के बाद में महान हिमालय आता है, विशाल हिमालय, ठीक है। और उसके पहले जो आता है वो आता है आपका ट्रांस हिमालय आता है। तो 4 प्रकार से जो ये वर्गीकरण किया गया है, ध्यान रखना। ओके, निम्न में से कौन दो पर्वत श्रृंखलाएं, निम्न में से दो पर्वत लगभग समानांतर है, कौन से? विंध्याचल और सतपुड़ा, ठीक है। विंध्याचल और सतपुड़ा ये एक दूसरे के, पहले विंध्याचल आएगा फिर सतपुड़ा आएगा, एक दूसरे के क्या है, लगभग पैरेलल है, आपको देखने को मिलेंगे। हम इनके संबंध में थोड़ा सा फैक्ट जान लेते हैं कि आपके नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में सतपुड़ा पर्वतमाला ना, सतपुड़ा पर्वतमाला नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में, ऐसा है ना कि देखो यहां पर आपके नर्मदा और ताप्ती के बीच में सतपुड़ा है, ठीक है। तो नर्मदा और ताप्ती के बीच में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है, जो पश्चिम में राजपीपला पहाड़ी से लेकर के पूर्व में महादेव मैकाल जो ओडिशा की तरफ और छोटा नागपुर पठार तक आपको सतपुड़ा का इसका विस्तार देखने को मिलेगा। और पूर्वी सीमा राजमहल से बनती है, ग्रेनाइट और बेसाल्ट वगैरह। धूपगढ़ है वो सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, मध्य प्रदेश के अंदर है। पुणे से अगरबत्ती निकाल के गुरुजी धूप ही जलाया जाता है, तो किसका पुड़ा? अगरबत्ती का पुड़ा, अगरबत्ती से मतलब धूप किया जाता है। याद करो, धूपगढ़ है वो आपका सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है, मध्य प्रदेश के अंदर है, 1350 मीटर ऊंची है, ठीक है। महादेव पर्वत पर दूसरी चोटी अमरकंटक है। हाँ जी, सतपुड़ा और विंध्याचल। उत्तर पूर्वी हिमालय में हिम रेखाओं की औसत ऊंचाई कितनी है? उत्तरी पूर्वी हिमालय की बात हो रही है, हिमालय क्षेत्र के उत्तरी पूर्वी भाग की बात हो रही है। उत्तरी पूर्वी हिमालय, उत्तर और पूर्व की तरफ उत्तरी पूर्वी जो हिमालय है उसमें जो औसत ऊंचाई है वो लगभग 4000, औसत ऊंचाई 4400 मीटर ऊपर है, ठीक है, 4400। तो 4400 तो हो गई आपकी इसकी। महान हिमालय के अंदर जो है आपकी मतलब बर्फ कहां जमना स्टार्ट होती है उसके बारे में बताया गया। पश्चिम में आप चले जाओगे तो ये 5800 मीटर ऊंचाई पर, क्योंकि यहां पर ज्यादा ऊंचाई पर बर्फ जमेगी। उत्तर से दक्षिण तक पर्वत श्रृंखलाओं का अनुक्रम, ये क्या है कि आपका सबसे पहले उत्तर से साउथ की ओर जाओगे आप, तब उसमें पहले महान आएगा, फिर मध्य आएगा। इसमें सबसे पहले उत्तर से दक्षिण की ओर ट्रांस यानी परा हिमालय, ट्रांस हिमालय या परा हिमालय, फिर महान हिमालय, फिर मध्य हिमालय और फिर आपका बाह्य या शिवालिक हिमालय। ये इस तरह से क्रम है उत्तर से दक्षिण की ओर। दक्कन की जो बेसाल्ट परतें हैं, जो लावा चट्टाने हैं, वो किसको दिखाती है? ये दिखाती है कि यहां पर कभी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। तो बेसाल्ट चट्टाने किससे बनी हुई है? सर लावा चट्टानों से बनती है, जहां काली मिट्टी पाई जाती है। महाराष्ट्र है, गुजरात वाला जो क्षेत्र है, इसी वजह से जो गुजरात का जो क्षेत्र है कपास उत्पादन में नंबर 1 है। काफी कठोर होती है, विखंडन से इन चट्टानों के टूटने से काली मिट्टी बनती है, लावा चट्टानों से। अच्छा, लावा जब जमीन भूगर्भ में रहता है तब उसे मैग्मा कहते हैं और बाहर आते ही उसे लावा कहते हैं। तो ये थोड़ा सा भूगोल में पढ़ते हैं। कौन सी अवध मैदान की प्रमुख नदी है? अवध मैदान की प्रमुख नदी है वो आपकी घाघरा नदी है। गंगा के उत्तर में इस मैदान के 2 भाग है, पश्चिमी भाग रोहेलखंड मैदान और पूर्वी भाग अवध मैदान। गंगा के उत्तर में अवध मैदान के भी 2 भाग है, एक का नाम आपका रुहेलखंड है और अवध मैदान, ये गंगा के उत्तर के मैदान के 2 भाग हैं। अवध मैदान में घाघरा और गोमती है। नाथुला दर्रा है तो आपका सिक्किम का दर्रा हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा पठार दक्षिणी मध्य उच्च भूमि का हिस्सा नहीं है? मालवा, महाराष्ट्र, विंध्य और छोटा नागपुर। दक्षिणी मध्य उच्च भूमि लिखिएगा। हाँ जी, महाराष्ट्र, मालवा, विंध्य और छोटा नागपुर। तो दिए गए में उत्तरी केंद्रीय उच्च भूमि के हिस्से, जिसमें मालवा, बुंदेलखंड, मध्य भारत, मालवा, बुंदेलखंड, मध्य भारत, पूर्वी राजस्थान उच्च भूमि। दक्षिणी केंद्रीय उच्च भूमि की बात करें तो यहां पर दक्षिणी मध्य उच्च भूमि के अंदर विंध्य, विंध्य श्रेणी, नर्मदा, उत्तरी केंद्रीय उच्च भूमि का हिस्सा। तो मध्य भारत के पठार की बात हो रही है ना, दक्षिणी मध्य उच्च भूमि का हिस्सा नहीं है। छोटा नागपुर, विंध्य, मालवा, महाराष्ट्र। आज इस क्वेश्चन को हम बाद में देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी है वो भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो ये आपके नर्मदा है। नर्मदा का एक प्रश्न ये याद रखना, आपका धुआंधार जो जलप्रपात है ना वो जबलपुर के निकट है, वो आपके नर्मदा पर बनता है। तो जलप्रपात के बारे में याद रखना, ठीक है। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था वो वाला क्वेश्चन। भारत की प्रायद्वीपीय नदियां निम्न में से किसका उदाहरण है? प्रायद्वीपीय पठार में जो नदियां जो बहती है वो किसका उदाहरण है? ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार। अच्छा, दक्षिणी मध्य का ये था, दक्षिणी केंद्र के अंदर जो है विंध्य दिया हुआ है ना।
विंध्य। इस व्याख्या से आंसर क्लियर हो रहा है। ठीक है, देखिएगा सिविल के क्वेश्चन है भाई, पटवारी के लिए तो थोड़ा मैं कठिन ही लेके आया हूं। भारत की प्रायद्वीपीय नदियां निम्न में से किसका उदाहरण है? प्रायद्वीपीय नदियों की बात करें तो ये अनुगामी प्रवाह का उदाहरण है, ढाल का अनुगमन करने वाली। प्रायद्वीपीय पठार की नदियां ढाल का अनुगमन करती है, तो प्रायद्वीपीय पठार में कुछ नदियां है वो आपके इस तरफ जाती है, अधिकांश नदियां है वो बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती है। तो ये अनुवर्ती प्रवाह का उदाहरण है। किस प्रकार का? अनुवर्ती। रचना दोआब की नदियों के बीच में, रचना र से रावी, च से चिनाब। रचना के अंदर रावी और चिनाब, नाम से पता चल रहा है अधिकांश दोआब तो नदियों के नाम पर ही है। अधिकांश दोआब है वो नदियों के नाम पर है, आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ओके। कंटेंट ज्यादा देना था, क्वेश्चन भी ज्यादा है और समय हमारे पास लिमिटेड है, 3 बज चुके हैं और हम 5 बजे से पहले इसको खत्म करेंगे और 5 घंटे के अंदर 500 क्वेश्चन डिटेल व्याख्याएं लिखी हुई है, अच्छे से पढ़ के जाना। ठीक है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी जो है हम बात करें धूपगढ़ है, जो कि आपके 1350 है, महादेव पर्वत पर। ठीक है, दूसरी अमरकंटक है 1350। पुरातन क्रिस्टलीय और पुरातन प्रणाली की पुरातन क्रिस्टलीय और पुरातन प्रणाली की अत्यधिक रूपांतरित पुरातन क्रिस्टलीय और पुरातन प्रणाली की अत्यधिक रूपांतरित उत्पत्ति निम्न में से किस राज्य के समूह में पाई जाती है? तो पुरातन क्रिस्टलीय वाली जो है यहाँ पर बताया गया उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर में नहीं पाई जाती है, नहीं पाई जाती है लिखा है। भूगर्भिक संरचना से संबंधित है तो आपका उत्तर प्रदेश, पंजाब हो गया, जम्मू कश्मीर, इनमें नहीं पाई जाती है। काराकोरम पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर जो है वो आपका केटू है। केटू की बात करें, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहेंगे वर्तमान समय में, और केटू भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर। ठीक है, गॉडविन आस्टिन जिसे कहते हैं, हालांकि ये भारत में भी नहीं है वर्तमान में ये जमीन हमारे पास में नहीं है, लेकिन हम भारत का हिस्सा उसे मानेंगे क्योंकि वो हमारी जमीन है। ये आपके पाक अधिकृत कश्मीर में है। कहाँ पर है? पीओके में है। हम हमारे मैप को जब भी देखते हैं तो इस प्रकार से हम हमारे मैप को बनाते हैं और बिल्कुल सही भी है। इंडिया के मैप की जब हम बात करते हैं, हाँ जी, भारत के मानचित्र को जब हम देखते हैं ना, हमें ये जमीन वापस लेनी है, पहले पटवारी बन जाते हैं फिर लेंगे वापस। तो वैसे ये है, इस प्रकार से हमारी जमीन है वो कुछ इस प्रकार से है ना, ये पाक अधिकृत कश्मीर के अंतर्गत आ जाती है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो उसके अंतर्गत है, लेकिन हम अपने नक्शे को खंडित नहीं दिखा सकते। हम अपने नक्शे को खंडित नहीं दिखा सकते। अगर हमने खंडित नक्शा जगह जगह यूज लेना स्टार्ट कर दिया, कई बार होता है हम गलती से कोई नक्शा यूज लेते हैं तो सीधे बच्चे की नजर पड़ती है, सर भारत का नक्शा दूसरा ले लिया आपने। तो हम कोशिश करते हैं कि भाई जो एकदम सही मैप है उसको यूज करें, और भारत खुद अपना ऑफिशियल मैप ऐसे ही दिखाएगा। क्योंकि अगर हमने इसको छोड़ दिया, एक तो इधर हो गया पीओके हो गया और एक हो गया अक्साई चीन हो गया, ये दोनों चीन और पाकिस्तान के पास में है। ठीक है, जिसको हम देर सवेर ले लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, पहले पटवारी बन जाते हैं फिर लेंगे। ठीक है, आगे आ जाओ, ले लेंगे कभी ऐसे वो ऑपरेशन सिंदूर जैसा छोटा मोटा कभी हो गया कांड तो ले लेंगे, कोई बड़ी बात थोड़ी है। ठीक है, ओके आ जाओ। तो यहां पर हो रहा है 8611 केटू की है, और केटू जो है वो आपके अफगानिस्तान और चीन के साथ सीमा बनाता है। यहां पर जो अफगानिस्तान और चीन के साथ ये शिखर है, वहां पर एशिया का मेरुदंड है, काराकोरम पर्वत की बात हो रही है। काराकोरम पर्वत की बात हो रही है, जैसे एशिया का मेरुदंड कहते हैं, एशिया की रीढ़ कहते हैं, अफगानिस्तान और चीन के साथ सीमा है। कलजा पीर धौला मैंने बताया था, ये आपके हिमालय क्षेत्र के अंदर सबसे उत्तरी भाग में स्थित है। ठीक है, आगे देखो, गंगा का डेल्टा निम्न में से किस प्रकार के डेल्टा का उदाहरण है? गंगा का जो डेल्टा है वो आपके जो है चापाकार डेल्टा है। गंगा का डेल्टा है वो चापाकार डेल्टा है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, 1,00,000 वर्ग किलोमीटर में। आपकी जो हुगली और मेघना नदी के बीच में, पद्मा, मेघना, ये अलग अलग नाम है। जो गंगा जब एंटर करती है ना बांग्लादेश में, तब उसको पद्मा नाम से जाना जाता है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, आगे इनके नाम भी देखेंगे, अपवाह तंत्र के अंदर पढ़ेंगे तब जानेंगे इसके नाम वगैरह। ठीक है, निम्नलिखित शैल समूह में कौन सा सबसे पुराना है? देखो सबसे पुरानी शैल समूह है वो लगभग 450 से 250 करोड़ साल पहले की बात है, उनकी पहले की, मतलब ये शैल समूह आपने अरावली से भी पहले की। ठीक है, अरावली से पहले की। तो नवीनतम शैल समूह है वो टर्सरी युग के हैं, तृतीयक मतलब टर्सरी। हालांकि ये भूगर्भी वाला ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, तो आप ये कहोगे कि आर्कियन समूह की चट्टान है ना, आर्कियन सबसे पुरानी समूह। यहां पूछा गया सबसे पुराना कौन सा है, आर्कियन समूह चट्टाने हैं, कुड़प्पा, विंध्यन, धारवाड़, गोंडवाना। नवीनतम है वो आपका टर्शरी है। तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार जो ऑप्शन नंबर हो गया आपके धारवाड़ क्रम की आर्कियन क्रम की चट्टान। ठीक है, हिमालय की काराकोरम, हाँ जी,
हिमालय की काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? काराकोरम के अंदर तो केटू है, गॉडविन ऑस्टिन है, हिमालय की रीड कहते हैं काराकोरम को। और 4 पर्वत श्रृंखलाओं का सीक्वेंस जरूर याद रखना, अच्छा प्रश्न है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ट्रांस या परा हिमालय, उसके बाद वृहद या महान हिमालय, उसके बाद लघु या मध्य, और शिवालिक या बाह्य हिमालय। निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे पूर्व में स्थित है? भारत के सबसे पूर्व में स्थित है आपकी मैकाल श्रेणी, सतपुड़ा का सबसे पूर्वी भाग है, मैकाल सबसे पूर्व की तरफ है, ठीक है। और मैकाल की हमने बात की थी। कान्हा नेशनल पार्क जो है वो आपका मैकाल पर्वत श्रेणी के अंदर, जो मैकाल कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मैकाल पर्वत श्रेणी में स्थित है, और ये मध्य प्रदेश में है।